बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक हमारा थायरिस्टर्स का 5th लेक्चर, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे द SCS यानी कि सिलिकॉन कंट्रोल्ड स्विच। दूसरी चीज़ है यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर और तीसरी डिवाइस है द PUT यानी प्रोग्रामेबल यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर। जी, सबसे पहले SCS यानी सिलिकॉन कंट्रोल्ड स्विच की बात करते हैं। सिलिकॉन कंट्रोल्ड स्विच में आप देख सकते हैं इसका जो सिंबल है और इसकी स्कीमेटिक डायग्राम जो है वो कुछ इस तरह से है। ये किससे रिजेंबल कर रही है? ये SCR से रिजेंबल कर रही है। लेकिन इसमें फ़र्क क्या है कि इसमें दो गेट हैं, दो टर्मिनल्स जो हैं गेट के हैं। इस तरह से ये 3 टर्मिनल डिवाइस की बजाय ये एक 4 टर्मिनल डिवाइस है। ठीक है, एनोड है, कैथोड है, एक गेट जो है इस तरफ GK वो कैथोड गेट है और दूसरा गेट टर्मिनल एनोड गेट GA। ठीक है, अब इसको इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये कि SCR बहुत सी ऐसी जगह जहाँ पे SCR यूज़ होता है, SCS उसको वहाँ पे रिप्लेस कर सकता है। इसका ऑन और ऑफ एक्शन जो है वो SCR के निस्बत ज़्यादा फास्ट है। अच्छा, इसमें अगर हम इसको इक्विवेलेंट सर्किट इसका देखें तो इक्विवेलेंट सर्किट में आप देख सकते हैं ये Q1 क्या है यहाँ पे? ये एक PNP ट्रांजिस्टर है और Q2 एक NPN ट्रांजिस्टर है। इसको ऑन या ऑफ़ कैसे किया जा सकता है? इसको दो तरह से ऑन किया जा सकता है। पहले तो हम ऑन करने के तरीके देखेंगे। इसको ऑन करना है, ऑन करने के लिए आप एक एनोड इसके जो कैथोड गेट है, कैथोड गेट को अगर आप एक पॉजिटिव पल्स दें, कैथोड गेट को आप एक पॉजिटिव पल्स दें। पॉजिटिव पल्स से क्या होगा कि ये करंट जो है Q2 की बेस में इंजेक्ट होगा। जैसे ही करंट Q2 की बेस में इंजेक्ट होगा, ये करंट जो है ये फर्दर इसके कलेक्टर से जाएगा Q1 की बेस में। और आपको पता है कि जब भी बेस में करंट इंजेक्ट होता है ट्रांजिस्टर की, तो ट्रांजिस्टर किस कंडीशन में आ जाता है? ऑन स्टेट में आ जाता है। ठीक है, कंडक्ट करना शुरू कर देता है। तो इस तरह जब ये पॉजिटिव पल्स जो है ये Q2 को ऑन करेगी, तो इन रिटर्न Q2 जो है ये Q1 को ऑन कर देगा और इस तरह दोनों जो है वो सैचुरेशन में आ जाएंगे और जो SCS है वो ऑन स्टेट में आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये एक हो गई। ये बिल्कुल वैसा ही ऑपरेशन है जैसे कि SCR में आपने देखा था। तो करंट जो है वो फ्लो करेगा फ्रॉम एनोड टू कैथोड और इस वक्त जो है ये SCS ये ऑन स्टेट में है। अच्छा, अब ऐसा है कि हम इस गेट को पल्स नहीं दे रहे। दूसरा तरीका जो इसको ऑन करने का है, सपोज़ ये ऑफ़ है। अगर ये ऑफ़ है तो आप एक नेगेटिव पल्स जो है ये एनोड गेट को देंगे। ठीक है, नेगेटिव पल्स, ये आपने पॉजिटिव पल्स दी थी। नेगेटिव पल्स अगर आप एनोड गेट को देंगे तो उससे क्या होगा कि करंट नेगेटिव पल्स जो है उससे करंट जाएगा Q1 की बेस में। ठीक है, Q1 क्या है? ये एक PNP है, तो बेस इसकी N है। तो अगर आप नेगेटिव करंट पल्स देंगे तो इस नेगेटिव करंट पल्स से ये जो इस बेस में Q1 की बेस में करंट इंजेक्ट होगा और जब Q1 की बेस में करंट इंजेक्ट होगा तो वो इन रिटर्न इसके कलेक्टर से होते हुए Q2 की बेस में इंजेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से Q1 और Q2 के ज़रिए ये दोनों ही ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएंगे, दोनों सैचुरेशन में आ जाएंगे और इस तरह से SCS ऑन हो जाएगा। ठीक हो गया, ये इसका टर्न ऑन करने की दो तरीके हैं। अच्छा, अब अगर ये ऑन स्टेट में है तो जाहिर बात है ये जो थायरिस्टर्स होते हैं ये अगर ऑन हैं तो फिर ये ऑन ही रहते हैं जब तक कि इनका होल्डिंग करंट जो है वो जब तक के करंट जो है इनमें से वो होल्डिंग करंट से बिलो ना चले जाए, ये ऑन स्टेट में ही रहेंगे। अब इसको अगर ऑफ़ करना है तो ऑफ़ करने के भी दो तरीके हैं। ऑफ़ करने के जो दो तरीके हैं वो इस तरह से हैं कि अगर ये ऑलरेडी ऑन है तो आप कैथोड गेट पे नेगेटिव पल्स दें।
नेगेटिव पल्स देने से क्या होगा कि ये जो Q2 है ये ऑफ स्टेट में आ जाएगा। जैसे ही Q2 ऑफ होगा ये इन रिटर्न Q1 को ऑफ कर देगा और इस तरह दोनों ही कट ऑफ स्टेट, दोनों ट्रांजिस्टर कट ऑफ में चले जाएंगे और SCS जो है वो ऑफ स्टेट में आ जाएगा। ठीक है, अगर इस तरह नहीं करना तो फिर एनोड गेट को पॉजिटिव पल्स दें। अगर एनोड गेट को पॉजिटिव पल्स देंगे तो क्या होगा कि ये जो ऑलरेडी करंट होगा उसकी वैल्यू जो बेस में इंजेक्ट हो रहा था उस करंट की वैल्यू डिक्रीज़ हो जाएगी और जो ऑलरेडी बेस में जा रहा था और ये पॉजिटिव पल्स ये एक दूसरे का इफ़ेक्ट कैंसिल करेंगे ना, तो उससे क्या होगा कि ये Q1 जो है ये कट ऑफ में आ जाएगा। जब Q1 कट ऑफ में आएगा तो ये Q2 को भी कट ऑफ कंडीशन में ले आएगा, तो दोनों जो ट्रांजिस्टर हैं वो ऑफ स्टेट में आ जाएंगे और आपका जो SCS है वो ऑफ हो जाएगा। तो ये दो तरीके हैं, यानी इसमें दो तरह के गेट हैं, दोनों तरफ से आप इसको ऑन या ऑफ कर सकते हैं। The transistor switches in both series and shunt configuration reduces the anode current below the holding current and turns off the SCS। अब एक और तरीका आ गया कि अगर आपने गेट के ज़रिए इसको ऑफ नहीं करना, ऑन तो आपने कर लिया, गेट में ट्रिगर दिया ऑन हो गया, लेकिन अगर आपने इसको ऑन या ऑफ करने के लिए कोई एक और स्विच यूज़ करना है और गेट से आपने फर्दर ट्रिगरिंग नहीं करनी या रिवर्स ट्रिगर नहीं करना, तो फिर इसका दूसरा तरीका इसको ऑफ स्टेट में लाने का ये है कि आप एक BJT यानी बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर आप इसके में या सीरीज़ में यूज़ कर लें या फिर पैरेलल में यूज़ कर लें। दोनों ही जो है ये इसमें से होल्डिंग करंट को बिलो करने में काम देंगे। आपको पता है कि जो BJT होता है वो एज स्विच काम करता है और जब ये एज स्विच काम करता है तो या तो ये सैचुरेशन में चला जाता है या ये बिल्कुल कट ऑफ स्टेट में चला जाता है। यानी अगर बेस करंट नहीं मिल रहा तो ये कट ऑफ में चला जाएगा और जब ये कट ऑफ में होता है तो ये एक ओपन की तरह बिहेव करता है, यानी ये पाथ ओपन हो जाएगा। जब ये पाथ ओपन हो जाएगा तो उससे क्या होगा कि करंट जो है एनोड टू कैथोड फ्लो SCS में से फ्लो नहीं करेगा, होल्डिंग करंट से करंट जो है वो बिलो हो जाएगा और SCS ऑफ हो जाएगा। और जब ये BJT जो है ये इसमें जब इसकी बेस में जब करंट इंजेक्ट होता है तो ये एक स्पेसिफाइड वैल्यू से ज़्यादा का करंट अगर इंजेक्ट हो जाता है तो BJT सैचुरेशन में आ जाता है। जब BJT सैचुरेशन में आ जाता है तो ये एक शॉर्ट की तरह बिहेव करता है। तो अगर ये एक शॉर्ट की तरह बिहेव कर रहा है तो ये आपका SCS ये ऑन रहेगा। ठीक है, तो इस तरह सीरीज़ में अगर ट्रांजिस्टर ऑफ है तो SCS ऑफ हो जाएगा, अगर ट्रांजिस्टर ऑन है तो SCS ऑन हो जाएगा। हम अगर इसको पैरेलल में यूज़ करें तो भी ये इसी काम आएगा कि ये होल्डिंग करंट को कम करने के काम आएगा। अगर आपने ट्रांजिस्टर को ऑन कर दिया, अब यहाँ पे ऐसा है कि अगर ट्रांजिस्टर को ऑन कर दिया तो ट्रांजिस्टर एक क्लोज्ड स्विच की तरह काम करता है। अगर ये क्लोज्ड पाथ है तो करंट का फ्लो इधर आ जाएगा और SCS में से करंट रिड्यूस हो जाएगा। जब SCS में से करंट रिड्यूस होगा तो ये ऑफ स्टेट में चला जाएगा। अब यहाँ पे अगर ट्रांजिस्टर जो है ये ऑन स्टेट में है तो अगर ये ऑफ स्टेट में चला गया ट्रांजिस्टर तो ये एक ओपन है, अगर ये ओपन है तो इसका कोई इफ़ेक्ट SCS पे नहीं है और करंट जो है SCS जो है वो ऑन ही रहेगा। ठीक है, तो ये इस तरह ये एक BJT को भी एज स्विच इसमें आप यूज़ कर सकते हैं इसको ऑफ करने के लिए। The SCS and SCR are used in similar applications। जो एप्लीकेशंस जहाँ SCR यानी सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर यूज़ होता है वहाँ SCS यानी सिलिकॉन कंट्रोल स्विच भी इस्तेमाल हो सकता है। The SCS has advantage of fast turn off with pulses on either gate terminal। यानी इसमें दोनों टर्मिनल्स पे आप दो टर्मिनल हैं इसको ऑफ करने के लिए, गेट को पल्सेस देने के लिए, और इसलिए इसका ऑन ऑफ एक्शन बहुत फास्ट है। हाउएवर इट इज़ मोर लिमिटेड इन टर्म्स ऑफ मैक्सिमम करंट एंड वोल्टेज रेटिंग्स। लेकिन ये मैक्सिमम करंट जो है इसमें इसकी रेटिंग्स और वोल्टेज की रेटिंग्स इसमें कम होती हैं, यानी स्मॉल वोल्टेजेस और करंट की एप्लीकेशंस में ये यूज़ हो सकता है। The SCS is sometimes used in digital applications such as counters,
रजिस्टर्स एंड टाइमिंग सर्किट्स। जो छोटे छोटे से सर्किट्स होते हैं जिसमें काउंटिंग आ जाती है, काउंटर्स होते हैं, टाइमिंग सर्किट्स होते हैं, वहाँ पे SCS यूज़ हो सकता है जी। अगले हमारी डिवाइस है द यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर, जिसको UJT भी कहा जाता है। UJT थायरिस्टर नहीं है, ये थायरिस्टर फैमिली से बिलोंग नहीं करता, लेकिन ये थायरिस्टर्स में इस्तेमाल ज़रूर होता है, यानी ये थायरिस्टर को ऑन या ऑफ करने के लिए यूज़ होता है। द यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर डज नॉट बिलोंग टू थायरिस्टर फैमिली बिकॉज इट डज नॉट हैव अ 4 लेयर टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन। थायरिस्टर के लिए 4 लेयर टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन होना ज़रूरी है। द टर्म यूनी जंक्शन रेफर्स टू द फैक्ट दैट द UJT हैज़ अ सिंगल PN जंक्शन। इसका सिर्फ एक ही जंक्शन होता है। यूनी जंक्शन का मतलब क्या होता है? सिंगल जंक्शन। तो इस ट्रांजिस्टर में भी सिंगल जंक्शन PN जंक्शन है, एक ही सिंगल जंक्शन है, इसलिए इसको UJT कहा जाता है। द UJT इज़ यूजफुल इन सर्टन ऑसिलेटर एप्लीकेशंस एंड एज ट्रिगरिंग डिवाइस इन थायरिस्टर सर्किट्स। ये एज ऑसिलेटर भी यूज़ हो सकता है और ट्रिगर करने के लिए, थायरिस्टर सर्किट्स को ट्रिगर करने के लिए, ऑन या ऑफ करने के लिए भी UJT यूज़ हो सकता है। UJT का जो बेसिक कंस्ट्रक्शन है उसमें आप देख सकते हैं कि ये एक, समझे कि सिलिकॉन बार है और ये N टाइप है। इस बार में एम्बेडेड है ये P टाइप, ठीक है। और इसके टर्मिनल्स आप देखें, ये है बेस 1 टर्मिनल, ये ऊपर वाला है बेस 2 टर्मिनल, और ये है एमिटर, इसको आप एमिटर कहेंगे, ठीक है। और जंक्शन सिर्फ यही है, ये जो P थोड़ी सी P रीजन है और उसके बाद उसके आगे N रीजन है, यही सिर्फ एक सिंगल इनका PN जंक्शन है। अच्छा, सिंबल इसका रिजेंबल, इसकी कंस्ट्रक्शन और सिंबल FET से रिजेंबल करती है, लेकिन FET से इसका फंक्शन टोटली डिफरेंट है। और इसकी जो FET का एमिटर एक स्ट्रेट लाइन होती है, जबकि यहाँ पे आप इसका सिंबल देखें, सिंबल में एमिटर जो है ये एक एंगल पे बेस से पे आ रहा है, यानी एमिटर और बेस के दरमियान एंगल है। ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट नहीं किया गया, बल्कि एमिटर और बेस का जो कांटेक्ट है उसको एक एंगल लाइन से डिनोट किया गया है। अच्छा, अब इसको अगर हम देखें, इसकी कंस्ट्रक्शन में ये बार देखें, ये इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसकी बेसिक कंस्ट्रक्शन के, जैसे ये PN जंक्शन था, PN जंक्शन को आपने एक डायोड से रिप्रेजेंट कर लिया, ठीक है। एमिटर है और एमिटर के आगे एक जो PN जंक्शन था उसको आपने एक डायोड से रिप्रेजेंट कर लिया। अब ये जो B1 से लेकर B2 तक ये सिलिकॉन की जो बार है, इस बार का रेजिस्टेंस है, ठीक है। ये बार जो है इसका इंटरबेस रेजिस्टेंस उसको कहते हैं, और इस रेजिस्टेंस को आप दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि ये देखें, B1 बेस टर्मिनल से एमिटर तक का रेजिस्टेंस, इसको आप कहेंगे R'(B1), ठीक है। और फिर एमिटर से बेस 2 टर्मिनल तक का रेजिस्टेंस, जिसको आप कहेंगे R'(B2), ठीक। अब अगर हम इसकी बाइसिंग करें तो इसकी बाइसिंग कुछ इस तरह से होगी कि आप जो है इसको, ये B2 को आप पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ रहे हैं और इधर से B1 को आप ग्राउंड करें, यानी नेगेटिव टर्मिनल। बाइसिंग आपने इस तरह से कर दी, ठीक है जी। और इधर से एमिटर को आपने जो एमिटर को जितनी वोल्टेज देंगे वो वोल्टेज कहलाएगी VEB1, यानी वो B1 टर्मिनल और एमिटर के दरमियान की वोल्टेज होगी और उसको आप बोलेंगे VEB1, ठीक है। अगर आप इस सर्किट को देखें तो इस सर्किट में जब ये वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे हम इस टर्मिनल्स को, तो क्या होगा कि ये जो PN जंक्शन है या डायोड है, ये जब ये फॉरवर्ड बाइस्ड होगा तो इसमें से करंट IE गुजरेगा, ठीक है। वो IE करंट जो है वो फिर इसमें ये जो आपका B1 से B2 के दरमियान में इसकी कंडक्शन होगी, और इसको आप दो सर्किट के तौर पे देख सकते हैं। ये एक पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट बन गया, जिसमें एक ये नीचे वाला रेजिस्टेंस है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप होगा और ऊपर वाले रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप होगा। लेकिन ये देखा गया कि जैसे जैसे करंट IE इंक्रीज़ करता है तो ये जो पोटेंशियल है यहाँ पे जो ड्रॉप होता है R'(B1) रेजिस्टेंस पे, ये पोटेंशियल जो है ये
डिक्रीज़ करता जाता है, यानी कि ये जो यहाँ पे पोटेंशियल और आई करंट ये दोनों एक दूसरे के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है और रेजिस्टेंस भी इसमें वेरी करता है। ठीक, तो इस लिहाज से हमने इसको एरो से शो किया है। हम कह सकते हैं कि ये जो नीचे रेजिस्टेंस है RB1 प्राइम, ये एक कांस्टेंट रेजिस्टेंस नहीं है, बल्कि इसकी वैल्यू जो है ये वेरी करेगी, और ये वेरी करती है फ्रॉम सेवरल थाउजेंड ओहम्स टू 10 ऑफ ओहम्स, यानी इतनी ज़्यादा इसमें वेरिएशन आती है। अच्छा, अब जो वोल्टेज पीछे से जो बैटरी की बाइसिंग वोल्टेज है वो है VBB, और B1 से B2 तक का जो टोटल रेजिस्टेंस है सिलिकॉन बार का, उसको बोलते हैं इंटर बेस रेजिस्टेंस, और वो कहलाता है R प्राइम BB। यानी B1 से लेकर B2 तक जो टोटल बार का रेजिस्टेंस है वो है R प्राइम BB, और ये इक्वल है R प्राइम B1 रेजिस्टेंस प्लस R प्राइम B2 रेजिस्टेंस के। द वैल्यू ऑफ R प्राइम B1 varies inversely with emitter current IE, ये जो RB1 रेजिस्टेंस है ये एमिटर करंट के साथ इन्वर्सली वेरी करता है, यानी रेजिस्टेंस वेरी कर रहा है करंट के साथ। करंट बढ़ता जाएगा, रेजिस्टेंस कम होता जाएगा, एंड देयरफॉर इट इज़ शोन एज वेरिएबल रेजिस्टर। Depending on IE, the value of R prime B1 can vary from several thousand ohms down to 10 ohms. The internal resistance R prime B1 and R prime B2 form a voltage divider when the device is biased. अब ये एक voltage divider का काम कर रहे हैं, तो जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा अक्रॉस R प्राइम B1 उसको आप ऐसे लिख सकते हैं। आपको पता है ना, जिस रेजिस्टेंस पोटेंशियल डिवाइडिंग रूल में जिस रेजिस्टेंस के अक्रॉस आपने पोटेंशियल ड्रॉप लिखना हो उसको ऊपर लेते हैं, यानी अभी हमने R प्राइम B1 के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप लेना है तो उसको हम ऊपर लिख रहे हैं, और नीचे टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा। टोटल रेजिस्टेंस है R प्राइम BB, और ये R प्राइम BB किसके इक्वल है? R प्राइम B1 प्लस R प्राइम B2। ठीक है जी, ये आपका फ्रैक्शन हो गई रेजिस्टेंस की, और मल्टीप्लाई बाय टोटल अप्लाइड वोल्टेज, दैट इज BV। तो ये आपके पास R प्राइम B1 वोल्टेज आपकी इस सर्किट के लिहाज से इस रेजिस्टेंस पे पोटेंशियल का ड्रॉप है। अच्छा जी, अब इसमें एक चीज़ आती है स्टैंड ऑफ रेशो। स्टैंड ऑफ रेशो किसको कहते हैं? ये बड़ी अहम टर्म है इसमें UGT में। द रेशो R प्राइम B1 डिवाइडेड बाय R प्राइम BB, जो ये रेशो है पीछे आपने देखी वोल्टेज में, ये वाली यहाँ पे R प्राइम B1 डिवाइडेड बाय R प्राइम BB, ये जो रेशो थी इस रेशो को कहते हैं स्टैंड ऑफ रेशो, एंड इट इज़ डेजिग्नेटेड बाय ईटा, ग्रीक लेटर ईटा से इसको डिनोट करते हैं, और ये किसी भी UGT की इंट्रिंसिक है, यानी इंट्रिंसिक करेक्टरिस्टिक है, इसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। ईटा इज इक्वल्स टू R प्राइम B1 डिवाइडेड बाय R प्राइम BB। तो फिर आप वोल्टेज को, पीछे जो वोल्टेज लिखी हुई है उसको आप कैसे लिख सकते हैं? यानी आप इसको लिख सकते हैं ईटा VBB। ठीक है, यानी ये जो वोल्टेज ड्रॉप है, ये वोल्टेज ड्रॉप कितना था? R प्राइम B1, ये कितना होगा? ईटा VBB। ठीक है, एज लॉन्ग एज द अप्लाइड एमिटर वोल्टेज। अब इसकी वर्किंग आ गई, वर्किंग की कंडीशन देखते हैं। एज लॉन्ग एज द अप्लाइड एमिटर वोल्टेज VEB1। अब यहाँ से देखें, ये यहाँ पे वोल्टेज आप देंगे एमिटर और B1 के दरमियान जो अप्लाइड वोल्टेज है वो VEB1 है, और ये वोल्टेज जो है इसको कितना होना चाहिए कि ये डायोड जो है ये फॉरवर्ड बाइस्ड हो। ज़ाहिरी बात है कि इसको इस पोटेंशियल ड्रॉप से, और ये पोटेंशियल ड्रॉप प्लस जो इस जंक्शन पे पोटेंशियल का ड्रॉप होना है, इस जंक्शन का जो पोटेंशियल ड्रॉप है उसको आप कहेंगे VPN। यानी ये जो अप्लाइड वोल्टेज है ये दोनों वोल्टेज से ज़्यादा होनी चाहिए, फिर ये डायोड फॉरवर्ड बाइसिंग में आएगा। एज लॉन्ग एज द अप्लाइड एमिटर वोल्टेज VEB1 इज लेस देन VR प्राइम B1 प्लस VPN, देयर इज़ नो एमिटर करंट। यानी जब तक ये वोल्टेज इन दोनों वोल्टेज ड्रॉप से
कम होगी, इनके सम से कम होगी, तब तक एमीटर में से कोई करंट आई पास नहीं करेगा और ये ऑन ऑफ रहेगा। Because the PN junction is not forward biased, VPN is the barrier potential of PN junction. ठीक है जी। The value of emitter voltage that causes the PN junction to become forward biased is called VP. वो मिनिमम वैल्यू जिस पे ये फॉरवर्ड बाइसिंग में आ जाता है, यानी जो PN जंक्शन है ये फॉरवर्ड बाइस हो जाता है और IE करंट फ्लो होना शुरू होता है, वो मिनिमम वोल्टेज जो है वो VP कहलाती है, यानी पीक पॉइंट वोल्टेज। पीक पॉइंट वोल्टेज के बाद ये ऑन हो जाता है एंड इज एक्सप्रेस्ड एज VP इज इक्वल्स टू, और इसको कितनी होनी चाहिए VP, इसको कितना होना चाहिए, इसको इस वोल्टेज यानी ईटा VBB वोल्टेज और ये VPN वोल्टेज से के सम के इक्वल होगी, यानी ये जितना वोल्टेज इसके अक्रॉस है और जितना वोल्टेज यहाँ पे ड्रॉप है उसके इक्वल होगी। तो फिर ये आपके पास VP इज इक्वल्स टू ईटा VBB प्लस VPN आ गया। तो ये पीक वोल्टेज की वैल्यू है। अच्छा, अब यहाँ पे हम देखते हैं करेक्टरिस्टिक कर्व, UJT करेक्टरिस्टिक कर्व है फॉर अ फिक्स्ड वैल्यू ऑफ VBB। अब शुरू में क्या हुआ कि यहाँ से देखें, हमने एक्स एक्सिस पे प्लॉट किया है IE। एक्स एक्सिस पे जब आप IE प्लॉट करेंगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये देखें, अभी IE क्या है, ज़ीरो है, IE ज़ीरो है, लेकिन इस यहाँ पे देखें ये वोल्टेज इस वक्त VP से समझे थोड़ी कम है। ठीक है, VP से वोल्टेज जो है ये कम है। आपने वोल्टेज जो है वो बढ़ाते गए, वोल्टेज जो है वो नीचे से ऊपर बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, लेकिन वोल्टेज बढ़ती जा रही है और ये करंट IE ज़ीरो है, क्योंकि अभी तक वोल्टेज इतनी ज़्यादा नहीं हुई कि PN जंक्शन फॉरवर्ड बाइसिंग में आ जाए। अब क्या होगा कि जब वोल्टेज यहाँ से यहाँ तक गई है, ये वैल्यू इतनी यहाँ से यहाँ तक पहुँची है, तो एकदम से क्या हुआ है कि करंट जो है IE इंक्रीज़ हुआ है यहाँ तक। ठीक है, अब क्या होगा जब ये ऑन स्टेट में आ गया, जब ये ऑन हो गया तो अब आहिस्ता आहिस्ता करंट जो है, अब हम देखते हैं कि जब ये ऑन स्टेट में आ जाता है तो करंट इंक्रीज़ करता जाता है और वोल्टेज डिक्रीज़ करती जाती है। ये देखें, ऐसे करंट इंक्रीज़ कर रहा है, वोल्टेज जो है वो डिक्रीज़ कर रही है, यहाँ तक करंट इंक्रीज़ कर रहा है, वोल्टेज डिक्रीज़ कर रही है। ठीक है जी, करंट जो है वो, अच्छा, IE जब इंक्रीज़ करता है और वोल्टेज डिक्रीज़ करती है तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि ये जो R प्राइम B1 रेजिस्टेंस था वो डिक्रीज़ होता जा रहा है, करंट बढ़ता जा रहा है, रेजिस्टेंस डिक्रीज़ होता जा रहा है और वोल्टेज भी डिक्रीज़ होती जा रही है। करंट बढ़ता जाएगा और वोल्टेज डिक्रीज़ होती जाएगी, यहाँ तक कि वोल्टेज एक लो होते होते इस पॉइंट तक पहुँच गई। इसको कहते हैं वैली पॉइंट, और इस पॉइंट की वोल्टेज को कहते हैं VV। वैली पॉइंट की वोल्टेज से तक पहुंच के फिर जब IE मज़ीद इंक्रीज़ करेगा तो फिर वोल्टेज मज़ीद डिक्रीज़ नहीं करेगी, बल्कि वोल्टेज स्लाइटली इसके क्रॉस बढ़ती जाएगी। अच्छा, अब ये जो रीजन है, ये जहाँ जिससे ये ऑन हुआ, IE जो है ये फ़्लो होना शुरू हुआ और वैली पॉइंट तक, यानी कहाँ पे ये ऑन होता है, जब वोल्टेज की वैल्यू VP हो जाती है। तो VP पीक पॉइंट ऑफ वोल्टेज से लेकर जब करंट IP है और जब वोल्टेज डिक्रीज़ होके वैली पॉइंट तक पहुंची है, इस पॉइंट तक करंट की वैल्यू है IV। ये जो रीजन है, इस रीजन को आप नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद ये इसको सैचुरेशन रीजन कहते हैं। और उससे पहले जब आप जो है वोल्टेज को इंक्रीज़ कर रहे हैं लेकिन कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा और रेजिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा है उस वक्त, तो उस रीजन को आप बोलेंगे कट ऑफ रीजन। ठीक है जी, तो ये इस तरह से इसकी वर्किंग है और ये इसका करेक्टरिस्टिक कर्व है।
अच्छा, अब एप्लीकेशन ऑफ यूजेटी है। एप्लीकेशन ऑफ यूजेटी को हम ज़्यादातर रिलैक्सेशन ऑसिलेटर के तौर पे यूज़ करते हैं। और इसमें आप देखें कि ये एक सर्किट लगा हुआ है, सर्किट में R1 है और ये कैपेसिटर है। ये कैपेसिटर जो है ये चार्ज होता जाता है R1 के थ्रू। ये कैपेसिटर जो है ये चार्ज हो रहा है और जो कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज है वो VE, यानी इस कैपेसिटर के अक्रॉस जितनी वोल्टेज है वही वोल्टेज एमीटर को अप्लाई हो रही है। यानी यूजेटी की एमीटर को वोल्टेज कहाँ से मिल रही है? कैपेसिटर से मिल रही है। शुरू में क्या है, जब आपने सर्किट को बाइसिंग की तो ये जो आपका यूजेटी है ये ऑफ स्टेट में है, ठीक है, ये ऑफ है। और कैपेसिटर क्या हो रहा है, ये R1 के थ्रू ये चार्ज होना शुरू हो गया है। जब कैपेसिटर चार्ज हो रहा है तो ये कंडीशन है, ये देखें ये कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज बढ़ती जा रही है और कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज बढ़ती जा रही है, तो इट मीन्स के यूजेटी के एमीटर के अक्रॉस भी वोल्टेज जो है ये बढ़ती जा रही है। अब कैपेसिटर की वोल्टेज इतनी हो गई जितनी कि एमीटर का पीक पॉइंट है, एमीटर का पीक पॉइंट तक वोल्टेज हो गई। तो क्या हुआ, ये यूजेटी उस पॉइंट पे आके ऑन हो गया, ये फॉरवर्ड बाइस्ड हो गया इसका एमीटर पीएन जंक्शन और यहाँ से IE फ्लो होना शुरू हो गया, ये ऑन स्टेट में आ गया। जैसे ही ये ऑन स्टेट में आया, कैपेसिटर ने इसके थ्रू डिस्चार्ज होना शुरू हो गया। जब कैपेसिटर डिस्चार्ज होता है तो कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज तेज़ी से डिक्रीज़ करती है और वो ये पार्ट आपको शो हो रहा है। जब कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज डिक्रीज़ करेगी और जब यहाँ तक पहुँचेगी, यानी कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज बहुत डिक्रीज़ कर जाएगी, इतनी डिक्रीज़ हो जाएगी कि जितना के वैली पॉइंट की वोल्टेज है फॉर यूजेटी, तो यूजेटी दोबारा से ऑफ हो जाएगा। जब यूजेटी ऑफ हो जाएगा तो ट्रांजिस्टर फिर से चार्जिंग लेना शुरू हो जाएगा और इस तरह से ये कैपेसिटर के अक्रॉस जो है ये इस तरह की वोल्टेज की शेप आएगी। और यहाँ पे देखें, जिस दौरान कैपेसिटर चार्ज हो रहा है यूजेटी के अक्रॉस जो वोल्टेज है VR2 जो हमें आउटपुट में मिल रही है, उसकी शेप ये है। ये जो VR2 है, जब कैपेसिटर चार्ज हो रहा है तो ये यूजेटी ऑफ है और VR2 इस वक्त ज़ीरो है। जैसे ही पीक पॉइंट की वोल्टेज आई, ये एकदम से ऑन हो गया और कंडक्शन स्टार्ट हो गई, यूजेटी ऑन हो गया और वोल्टेज जो है ये राइज हो गई और पीक पॉइंट तक पहुंच गई, ठीक है। उसके बाद जब करंट फ्लो होता है तो यूजेटी जो है जब ऑन हो जाता है तो यूजेटी के अक्रॉस वोल्टेज डिक्रीज़ करती है, तो VR2 भी डिक्रीज़ हो जाएगी। डिक्रीज़ होते होते कितनी डिक्रीज़ होगी, वैली पॉइंट तक डिक्रीज़ होगी। उसके बाद कैपेसिटर फिर से चार्ज होना शुरू हो गया तो यूजेटी ऑफ हो गया और ज़ीरो पे वोल्टेज फिर से चले गई। तो इस तरह की एक स्पाइक्स वोल्टेज की शेप आपकी बनेगी अक्रॉस यूजेटी। ये कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज है और ये यूजेटी के अक्रॉस वोल्टेज की शेप है, तो इसको कहते हैं स्पाइक्स। और ये जो है ये साटूथ वोल्टेज है। तो रिलैक्सेशन ऑसिलेटर में इस तरह की होती हैं वोल्टेजेस। अच्छा जी, अब टर्न ऑन कंडीशन है। टर्न ऑन कंडीशन का मतलब ये है कि कितना ये रेजिस्टेंस R1 कितना हमें चाहिए कि जो ये प्रॉपर टाइम पे ऑन हो जाए और प्रॉपर टाइम पे जब कैपेसिटर चार्ज हो रहा हो, कैपेसिटर जब मैक्सिमम चार्ज हो जाए, कैपेसिटर जब मैक्सिमम वोल्टेज ले ले तो ये ऑन हो जाए और कैपेसिटर जब डिस्चार्ज हो जाए तो एक पर्टिकुलर पॉइंट तक आते ये ऑफ हो जाए, ठीक है। तो ऐसे के लिए ऐसा डिसाइड करता है इस रेजिस्टेंस R1। तो R1 की वैल्यू जो है इसको एक प्रॉपर लिमिट में होनी चाहिए। तो पहले हम ऑन कंडीशन के लिए देख लेते हैं कि R1 को कितना होना चाहिए। R1 के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है वो है IP, यानी पीक वैल्यू करंट, और R1 मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा वो कितना होगा, वो IP होगा। मैक्सिमम करंट IP होगा और रेजिस्टेंस है R1। तो मैक्सिमम करंट जो है उस पे मैक्सिमम वोल्टेज ड्रॉप होगा और वो मैक्सिमम वोल्टेज ड्रॉप की वैल्यू है IPR1। इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो IPR1 है। अब
इसको ऑन करने के लिए यानी यूजेटी को ऑन करने के लिए जो वोल्टेज चाहिए वो कितनी होती है, वो VBB यानी इसकी जो बेस टू बेस इसकी वोल्टेज है VBB माइनस VP, पीक वोल्टेज माइनस इतनी वोल्टेज इसको चाहिए ऑन होने के लिए। और उस वोल्टेज को IPR1 यानी जितना ड्रॉप इसके अक्रॉस हो रहा है उससे बड़ा होना चाहिए, ठीक है। फिर ही कुछ वोल्टेज यहाँ पे ड्रॉप होगा और बाकी इसको ऑन करने के काम आएगी। तो इस चीज़ से, इस कंडीशन से हम R1 की वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी R1 शुड बी लेस देन दिस वैल्यू, ठीक है। अब ये है कि जब वोल्टेज डिक्रीज़ करे तो इसको वैली वोल्टेज पे आके इसको ऑफ हो जाना चाहिए। तो ऐसे में वैली वोल्टेज इस कंडीशन को आप ऐसे लिख सकते हैं कि VBB माइनस VV यानी वैली वोल्टेज शुड बी लेस देन IVR1। मिनिमम करंट कितना है IV, और R1 रेजिस्टेंस है, इसके अक्रॉस जितनी मिनिमम वोल्टेज ड्रॉप होनी चाहिए वो कितनी होगी IVR1। तो आपके पास VBB माइनस VV शुड बी लेस देन IVR1, ठीक है जी। तो ये दो चीज़ें हो गई। इन दोनों, अब इसमें से R1 को निकालें तो R1 ये है, तो इसका मतलब R1 को इस वैल्यू से ज़्यादा होना चाहिए और इस वैल्यू से बड़ा होना चाहिए और इस वैल्यू से कम होना चाहिए, फिर प्रॉपर टर्न ऑन या टर्न ऑफ हो सकता है। अब इस सीरीज़ का जो लास्ट टॉपिक है वो है प्रोग्रामेबल यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर PUT। द प्रोग्रामेबल यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर इज एक्चुअली अ टाइप ऑफ थायरिस्टर एंड नॉट लाइक द UJT एट ऑल इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर। यानी इसकी वर्किंग तो यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर जैसी है, लेकिन कंस्ट्रक्शन इसकी बिल्कुल भी यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर जैसी नहीं है। ये एक प्रॉपर थायरिस्टर है, यानी 4 लेयर डायोड है। द ओनली सिमिलैरिटी टू UJT इज दैट द PUT can be used in some oscillator application to replace UJT. The PUT is similar to an SCR except that its anode to gate voltage can be used to both turn on and turn off the device. इसमें SCR से इसका डिफरेंस क्या है कि इसका जो गेट है वो कैथोड गेट होता है, सॉरी एनोड गेट है। इसमें जो गेट है वो एनोड गेट है, जबकि SCR में जो गेट होता है वो इधर होता है, जिसको आप कैथोड गेट कहते हैं, ये एनोड गेट है। इसमें गेट टर्मिनल इस N जंक्शन को दिया हुआ है और हमेशा इस गेट को हम पॉजिटिव पे ही रखते हैं। इसमें होता क्या है, जब इसकी आप देखें इसका सर्किट में जब आप इसको यूज़ करते हैं तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं, जैसे ये इनपुट है, ये R1 है और ये एक PUT ट्रांजिस्टर है, और इसको देखें कि यहाँ से आपने एक पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट के साथ लगाया हुआ है और पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट जो है वो पॉजिटिव पोटेंशियल दे रहा है गेट को। गेट यानी पॉजिटिव पोटेंशियल है। अब अगर गेट पॉजिटिव है तो आपने गेट कहाँ पे रखा हुआ है, N टाइप पे। तो इसका मतलब अगर आपने इस गेट को पॉजिटिव बाइसिंग कर दी तो ये वाला जो पहला जंक्शन है PN जंक्शन, ये रिवर्स बाइस्ड हो जाएगा। अगर ये रिवर्स बाइस्ड है गेट की वोल्टेज की वजह से, ये रिवर्स बाइस्ड है, तो ये ऑफ स्टेट में रहेगा, एनोड टू कैथोड करंट फ्लो नहीं करेगा, ठीक है। अब आप अगर एनोड की वोल्टेज को बढ़ाएंगे, एनोड की वोल्टेज को इतना बढ़ा दें कि इस गेट की वोल्टेज से ये ज़्यादा हो जाए, यानी ये मोर पॉजिटिव हो जाए एज़ कंपेयर टू गेट वोल्टेज, तो फिर क्या होगा कि ये फॉरवर्ड बाइस में आएगा और करंट फ्लो करेगा। यानी मतलब क्या है कि एक पर्टिकुलर वोल्टेज जब एनोड की होती है तो फिर ये यानी इसमें एनोड टू गेट, एनोड टू कैथोड गेट वोल्टेज जो है ये डिसाइड करनी है। एनोड टू कैथोड एनोड टू गेट वोल्टेज, एनोड्स और गेट के दरमियान जो वोल्टेज है ये डिसाइड करती है कि इसने ऑन होना है या इसने ऑफ होना है। और गेट से जब एनोड की वोल्टेज बढ़ती है तब ये ऑन होता है, और गेट की वोल्टेज से जब ये इसकी एनोड की वोल्टेज कम होती है तो ये ऑफ रहता है। तो ये इसकी बेसिक इसकी सारी कंडक्शन है। अब देखें यहाँ पे इस सर्किट में ये एनोड है, ये कैथोड है, ये गेट है, ये R2 और ये R3 के अक्रॉस जितना रेजिस्टेंस का ड्रॉप होगा वही गेट वोल्टेज होगी। और ये गेट वोल्टेज अगर आपने एक सेट कर दी है तो पीछे से जब आने वाली वोल्टेज एनोड की जब इस गेट वोल्टेज से एक्सीड करेगी तो फिर ये ऑन हो जाएगा।
ठीक है। तो इसका जो करेक्टरिस्टिक कर्व है वो कुछ ऐसा ही बनेगा कि पहले शुरू में IA एनोड करंट ज़ीरो है और इधर से आप वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं, वोल्टेज को आप बढ़ाते जाएं एनोड की वोल्टेज को, लेकिन अभी भी वो गेट की वोल्टेज से कम है। इस पॉइंट पे पहुंच के इस पॉइंट से और करते जाएं तो कुछ ना कुछ करंट जो है वो फ्लो होना शुरू हो जाएगा और यहाँ पे पहुँच के पीक पॉइंट पे पहुंच के ये एकदम से क्या होगा कि जब ये ऑन हो जाएगा तो करंट जो है वो इसमें डिक्रीज़ हो जाएगा और करंट डिक्रीज़ होने के बाद जो है करंट डिक्रीज़ हो वोल्टेज जो है वो डिक्रीज़ होती जाएगी, करंट इंक्रीज़ होता जाएगा, वोल्टेज डिक्रीज़ हो जाएगी, करंट इंक्रीज़ हो जाएगा पीक पॉइंट के बाद, यानी ऑन होने के बाद। ठीक है। तो इसकी करेक्टरिस्टिक कर्व जो है ये UGT से बहुत ज़्यादा मिलती है, इसलिए बहुत सी एप्लीकेशन में हम UGT को इसको रिप्लेस कर सकते हैं। यहाँ पे देखें एक रिलैक्सेशन ऑसिलेटर है, रिलैक्सेशन ऑसिलेटर हम इससे भी बना सकते हैं। रिलैक्सेशन ऑसिलेटर का सारा प्रोसीजर मैंने आपको पीछे बता दिया है। यहाँ पे R1 है, ये एक कैपेसिटर है और कैपेसिटर पहले चार्ज हो रहा है और जब तक ये चार्ज होता रहेगा तो ये साटूथ वोल्टेज बनती जाएगी। पीक पॉइंट तक ये चार्ज होगा। इसकी जो गेट की वोल्टेज है वो 9 वोल्ट है। जब कैपेसिटर की वोल्टेज 9 वोल्ट प्लस 0.7 से ज़्यादा की होगी तो ये ऑन हो जाएगा और जैसे ही ये ऑन होगा कैपेसिटर इसके थ्रू डिस्चार्ज होगा। जब कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा तो ये आपका इस तरह से बनेगी वोल्टेज। ठीक है। और ये इस तरह से स्पाइक्स इसमें बन जाएंगी। तो आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म हुआ।